नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं 2018 आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड मैथ्स की परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र दिया गया था उसके सॉल्यूशन के बारे में। और हम लोगों ने पिछली कुछ क्लासेस के अंदर उस प्रश्न पत्र के 135 प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए थे और आज की इस क्लास के अंदर शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करते हुए उस पेपर को पूरा का पूरा जो हम लोग समाप्त कर रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछला जो पेपर आपने देखा उस पिछले पेपर के अंदर लगभग केवल 30 प्रश्न ऐसे रहे होंगे सर 135 में से जहां पर हम लोग थोड़ा सा अटक सकते थे या थोड़ा सी लंबी कैलकुलेशन थी, है ना, या ज्यादा सोचने की हमें आवश्यकता थी। बाकी लगभग 105 प्रश्न जो है हमारे औसत दर्जे के प्रश्न थे। ठीक है, तो हमारा टारगेट केवल और केवल उन्हीं प्रश्नों पर होना चाहिए कि जो औसत स्तर के प्रश्न हैं जो हल कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और हम में से जो विद्यार्थी आज पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन रहेगा कि भाई आप जो है ये YouTube का चैनल मैथ्स बाय भावेश सर, इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। और अभी सेकंड ग्रेड की बात हम लोग कर रहे हैं और इस सेकंड ग्रेड के 2018 के प्रश्न पत्र के बाद में अगली क्लास के अंदर हम 2016 की परीक्षा का प्रश्न पत्र लेने वाले हैं। और उस 2016 के पेपर के बाद हम ग्रेजुएशन का कुछ पार्ट भी इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है सर, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि पिछले जो है वीडियो आपने देख लिए होंगे और नहीं तो एक बार आप उनको भी देख लें ताकि अपने प्रश्न पत्र का स्तर हमको समझने में सहूलियत होगी। निम्नलिखित में से कौन सा मॉरिसन द्वारा प्रदत्त इकाई उपागम का प्रथम सोपान है? और आप देख रहे हैं सर कि हमारे पास में जो प्रश्न है इकाई उपागम, इस पेपर में दो प्रश्न बन गए। एक तो मॉरिसन के नाम से आपका प्रश्न पूछा गया, इकाई उपागम किसने दिया? मॉरिसन ने। और जब मॉरिसन ने जो इकाई उपागम दिया तो उसका पहला स्टेप क्या है, प्रथम सोपान क्या है? खोज करना, अन्वेषण। ऑप्शन नंबर 4 ये आपके प्रश्न का उत्तर है, सीधा सीधा अगर आपको पता है। ठीक है ना, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, उस समतल का समीकरण जो बिंदु 2, 3, 4 से गुजरता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस फ्रॉम अ पॉइंट 2, 3, 4 और समतल के समांतर है एंड पैरेलल टू द प्लेन 5x - 6y + 7z इज इक्वल टू 3। तो चलिए दिमाग में आना चाहिए कि भी किसी भी समतल के समांतर अगर समतल की बात करते हैं, देखिए कोई समतल है हमारा ax + by + cz + d बराबर 0 के समांतर समतल का समीकरण आपके दिमाग में आना चाहिए कि ax होगा प्लस by होगा प्लस cz होगा और d के स्थान पर कोई एक नया अचर k होगा। ये चीज आपके दिमाग में है। दोनों के अंदर समांतर की स्थिति में x, y, z के पद, उनके गुणांक, उनके चिन्हों में कोई बदलाव नहीं है। अचर पद हट करके नया अचर पद आता है। और जब मैं इसको देखता हूं सर, देखिए 5x - 6y + 7z, तो 5x - 6y + 7z है, 5x - 6y + 7z है। और यहां पर देखिए सर ऑप्शन नंबर सी के अंदर माइनस, प्लस और माइनस, देखो चिन्ह बदल दिए गए तीनों। तो हो सकता है संभावना बन जाए क्योंकि जैसे ही माइनस से गुणा करूंगा तो ये प्लस का 5x हो गया, माइनस का 6y हो गया, प्लस का 7z हो गया, है ना। तो ये भी संभावना है, लेकिन 5x - 6y ऑप्शन नंबर 4 मेरा नहीं होगा। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब ये पहली शर्त समांतर के लिए 3 समतलों ने पूरी की। नंबर दूसरी बात है 2, 3, 4 इस बिंदु से गुजरने वाली बात कर रहा है हमारा प्रश्न। तो इससे जिसको सेटिस्फाई करवा देंगे, संतुष्ट हो जाएगा, वो मेरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जैसे मैं ऑप्शन नंबर 1 में रखता हूं, x के स्थान पर 2 रखता हूं तो देखो 10 हो गया, y के स्थान पर 3 रखने पर माइनस का 18 हो गया, z के स्थान पर 4 रखने पर 7 चौक 28 हो गया, प्लस का 20। अब आप देख पा रहे हैं प्लस प्लस के तो ये नंबर हो गए सर इतने सारे, है ना, और माइनस का केवल 18 रह गया। तो इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, यानी इस बिंदु 2, 3, 4 से ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो वो भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। चलिए दूसरे को सेटिस्फाई करवाएंगे। देखो 2 रखने पर 5 का 2 से गुणा 10 हो गया, 3 रखने पर 6 का 3 से गुणा -18 हो गया, 4 रखने पर 4 और 7 का गुणा 28 प्लस का हो गया, और माइनस का 20। अब देखें तो माइनस माइनस वाले ये हो गए सर 20 और 18 38, प्लस प्लस वाले 28 और 10 38, हिसाब बराबर हो गया, बैलेंस हो गया, 0 सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए सर इतने आसान प्रश्न है, पिछला प्रश्न भी डायरेक्ट अप्रोच था और ये प्रश्न भी बहुत आसान सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है समीकरण, 2 समीकरण है
एक मूल साझा है यानी बराबर है, तो लैम्डा का मान क्या होगा? जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो एक मूल उभयनिष्ठ होने का प्रतिबंध आपने पढ़ा होगा, और वो प्रतिबंध आपका था a1 b2 माइनस b2 a1 गुणा में b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। ऐसा आपने पढ़ा था, आप चाहे तो उसको यूज कर लें, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसमें क्या करें सर, लैम्डा का मान पूछा गया है तो 1 बाय 1 ऑप्शन के माध्यम से आप लैम्डा का मान लगा दें, है ना, उससे आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसा लगाना। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल यूज कर लेना, जैसे लैम्डा का मान 2 लगाता हूं। देखो सर, अगर मैं 2 लगाता हूं और 2 लगाने से एक मूल आपका उभयनिष्ठ बन जाता है, तो इसका मतलब मेरा उत्तर 1 या 4 में से एक हो गया, क्योंकि 2 2 जगह पर है। और अगर इन केस 2 लगाने से उभयनिष्ठ मूल मुझे प्राप्त नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, न तो ऑप्शन नंबर 1 न ऑप्शन नंबर 4 मेरा उत्तर है। ठीक है, तो जैसे ही मैं लैम्डा का मान 2 लगाता हूं, गौर करें, तो पहली समीकरण हमारी हो गई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 बराबर 0, और दूसरी समीकरण हो गई हमारी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लगाने पर 6 बराबर 0। और आप देख पा रहे होंगे 2 लगाने पर मैं इसके भी गुणनखंड नहीं कर पा रहा हूं और न मैं इसके गुणनखंड कर पा रहा हूं, ये ध्यान देना भाई। जब फैक्टर्स करने वाली बात करते हैं, मिडिल स्प्लिटिंग, बीच वाले को तोड़ना, तो आप किसी के भी फैक्टर्स करने की स्थिति में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा और 2 होने के कारण ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से मुझे देखना है सर। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको चेक कर लें, ऑप्शन नंबर बी को, अगर इसको चेक कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी अपना उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? देखिए यहां पर फैक्टर्स होंगे तब मूल काउंट होगा और मूल आप उभयनिष्ठ देख पाओगे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए के आधार पर तो अपना फेल हो गए हम। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, और बी को जब चेक करेंगे हम लोग, तो देखिए लैम्डा का मान 1 लगाने पर पहली स्थिति हुई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, और लैम्डा का मान 1 लगाने पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। और आप देख पा रहे हैं सर कि मैं इसके गुणनखंड नहीं कर पा रहा हूँ, 5 दूना 10 है, तो मैं इसको नहीं तोड़ पा रहा हूँ। और यहाँ पर 3 टुकड़ा करने के लिए चूंकि 2 से छोटे रिजल्ट्स होंगे, इसके भी गुणनखंड नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर बी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। और जब ये तीनों हट गए तो केवल और केवल एकमात्र दावेदार उम्मीदवार मैदान में है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। वापस चेक करते हैं। देखो भाई, देखो एग्जाम में तो हो गया हमारा, है ना, इतना ही करना है, लेकिन आज के लिए हम ऑप्शन नंबर सी को अगर चेक करता हूं तो लैम्डा का मान अगर 0 रखता हूं, तो गौर कीजिए लैम्डा का मान 0 रखने पर पहली समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0, और दूसरी समीकरण हमारी x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0, और यहाँ से x कॉमन लेते हुए 2x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ भी x कॉमन लेते हुए x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर x का मान 0 हो गया और माइनस 3/2 हो गया। इस स्थान पर x का मान 0 और माइनस का 2 हो गया। तो इसका मतलब जब प्रश्न ने कहा एक मूल उभयनिष्ठ है, देखिए x का मान 0, ये दोनों में आ गया, इसका मतलब 0 हमारा हो गया। अगर मैं लैम्डा का मान -1 से चेक करता हूं, देखिए -1 रखने पर इधर चेक कर लेते हैं सर, है ना, लैम्डा बराबर -1 से, तो पहली समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0, और दूसरी समीकरण हमारी है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। एग्जाम में ये नहीं करना सर, एग्जाम में तो 3 ऑप्शन खत्म हो गए, अपना उत्तर आ गया। अभी देखें इसके टुकड़े कर रहा हूं, तो 2x स्क्वायर इसके टुकड़े करते समय प्लस का 5x माइनस का 2x, है ना, गुणनखंड कर रहे हैं। यहां से x कॉमन आ गया तो 2x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन आकर के 2x प्लस 5 बराबर 0 हो गया। एक हो गया हमारा 2x प्लस 5, दूसरा हो गया x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान माइनस का 5/2 और x का मान 1 हो गया। इधर से गुणनखंड करते हुए x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0, x कॉमन आ गया, x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 बराबर 0, पहला कोष्टक x प्लस 3 और दूसरा हो गया x माइनस 1 बराबर 0, x का मान -3 या फिर 1। और जब देख रहे हैं सर तो x का मान 1 यहाँ पर भी है और 1 कॉमन यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब उत्तर निश्चित रूप से ऑप्शन 3 है। और परीक्षा में तो हम लोगों ने पहले ही चेक कर लिया था भाई, पहले मैंने 2 को रखा, पता लगा फैक्टर्स हो नहीं रहे, मूल समान बन नहीं रहा है, तो 2 जहाँ जहाँ है वो ऑप्शन मेरा नहीं है। 1 रख करके चेक किया तो वो भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। और अगर आपको लगता है कि उभयनिष्ठ मूल वाली कंडीशन आपके दिमाग में है, तो आप उस कंडीशन को प्रयोग करते हुए भी अपने प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं सर।
लेकिन गुणनखंड आपको वहां भी करने पड़ेंगे, है ना, उस स्थिति में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से पद, प्रत्यय, चिन्ह, सूत्र आदि विकसित होते हैं। बिल्कुल है सर, गणित की अपनी भाषा है ना। भाई क्षेत्रफल को आप हिंदी में कह रहे हो, अंग्रेजी में एरिया कह रहे हो, और उसी क्षेत्रफल को आयत के लिए L गुणा B कह रहे हैं। उसी क्षेत्रफल के लिए आप किसी और त्रिभुजों के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कह रहे हैं। तो बिल्कुल ये आपका कथन कैसा है, ये गणित से संबंध रखता है। गणित में सामान्य मान का क्षेत्र सीमित है। सामान्य मान का मतलब है जनरलाइजेशन। देखिए सर, तो गणित का क्षेत्र सीमित नहीं है। हमारा जो उत्तर क्या हो गया सर, गणित से संबंध नहीं रखता है, क्योंकि गणित का क्षेत्र अपने आप में बड़ा व्यापक है, विशाल है। गणित सार्वभौमिक विषय है, यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। और जो निष्कर्ष निकाल जाते हैं उनके आधार पर पूर्वानुमान संभव है, ठीक है ना। जो आपने निष्कर्ष निकाले, जो फॉर्मूले बने हैं, उन फॉर्मूलों के आधार पर आप किसी और तरीके के प्रश्न की आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसके परिणाम की बात कर सकते हैं। तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 संख्याओं का माध्य 8 है। नई संख्या 16 जोड़ने पर 8 संख्याओं का माध्य क्या होगा? अब इससे आसान सवाल शायद नहीं होगा। 7 संख्याओं का माध्य 8 है, तो 7 गुणा 8 यानी 7 संख्याओं का योग 56 हो गया। अब प्रश्न कह रहा है 16 जोड़ दिया गया, 16 जोड़ने पर 72 हो गया। अब नया माध्य मुझे चाहिए, तो नया माध्य अब 8 संख्याएं हो गई है, 8 का भाग देने पर 9 हो गया। तो राशियों का योग में राशियों की संख्या का भाग। अब इससे आसान सवाल हो सकता है क्या? अब सेकंड ग्रेड की परीक्षा में जब ऐसा सवाल आया, तो अब आप देखो, जो ये हम लोग काम कर रहे हैं, तो इससे एक विश्वास जरूर आप में पैदा जरूर हो रहा होगा कि अरे ऐसे प्रश्न है तो निश्चित रूप से हम करने की स्थिति में रहेंगे, ठीक है। तो आप 100% ऐसे प्रश्नों को ढूंढ लोगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ सवाल जो है टिपिकल रहेंगे सर, नो डाउट। कुछ प्रश्न आपको भी चौंकाएंगे, कुछ प्रश्न एग्जाम के पेपर आने के बाद में हम लोगों को भी चौंकाएंगे कि अरे भाई इसके ऊपर तो हम लोगों ने इतनी मेहनत करवाई ही नहीं विद्यार्थियों को, है ना, इसको तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही नहीं। तो ऐसे 4-5 प्रश्न हमारे लिए भी चौंकाने वाले हो सकते हैं और आपके लिए भी चौंकने वाले ऐसे प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उसके घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए प्रश्न देखो, कितना प्यारा सा प्रश्न है। सिकंदर ने ईसा से 327 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया। अब ये क्या रिलेशन है सर? आप किससे लिंक कर रहे हैं? आप सिकंदर और भारत पर आक्रमण इतिहास का इस संख्या के साथ में संबंध कर रहे हैं। इसका मतलब गणित का सामान्य सामाजिक विज्ञान के साथ में सहज संबंध की बात हो गई। देखिए ऑप्शन नंबर सी, गणित के भिन्न भिन्न अंग तो है नहीं ना, तो आपका इतिहास का आप गणित के साथ में सहज संबंध इस स्टेटमेंट के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। आगे बढ़ते हुए, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद यह है तो पहले n पदों का योग क्या होगा? अब ये भी कितना आसान सा प्रश्न है। समांतर श्रेणी का nवां पद आपके पास में है, ठीक है ना, यानी कि nवां पद an या tn 2n-1 है और मुझे चाहिए sn कितना है? पहले n पदों का योग। और आपने पढ़ा होगा sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ tn, ठीक है। तो समेशन ऑफ 2 को बाहर करते हुए n माइनस में समेशन ऑफ 1। और जब आप इन फॉर्मूलों को पढ़ते हैं तो समेशन ऑफ n पदों का योग n प्लस 1/2 और समेशन ऑफ 1 यानी एक को n बार लिख करके जोड़ा जाए तो n ये कट गया। और जब मैं इसका गुणा करता हूं तो n का n से गुणा हो गया, n स्क्वायर प्लस n माइनस n कट गया और आपके प्रश्न का आंसर क्या हुआ? n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का उत्तर रहा, ठीक है। तो ये भी आपका एवरेज लेवल का साधारण सा आपका प्रश्न था। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक बेलन की त्रिज्या 3 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। जो रेट ऑफ चेंज है ना, जो आपका सिलेबस का पार्ट है उसमें से प्रश्न है। बेलन की त्रिज्या 3 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब अगर त्रिज्या r है तो आपको क्या चीज दे रखी है, मैं उसको लिखता हूं। हमें गिवन है dr/dt, बढ़ रही है तो प्लस का 3 है मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, इसकी ऊंचाई 4 मीटर पर सेकंड की दर से घट रही है, तो ऊंचाई h होता है, तो dh/dt समय के साथ में घटने का मतलब -4 मीटर पर सेकंड है। प्रश्न कह रहा है त्रिज्या जब 4 है, ऊंचाई 6 है, तो आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी? और मुझे ज्ञात क्या करना है? मुझे ज्ञात करना है आयतन में परिवर्तन की दर, यानी dv/dt को कैलकुलेट करना है। तो चलिए, बेलन की आयतन का फॉर्मूला आपके जानकारी में होगा सर, पाई r स्क्वायर h, ठीक है सर।
अब देखिए यहां पर जब हम लोग इसको यूज करते हैं बेलन का आयतन, इसमें पाई का कोई विशेष रोल नहीं है सर। ठीक है, पाई को तो पाई रखना है, और चार ऑप्शन में देखो आपको पाई नजर कहीं पर आ भी रहा है, ऑप्शन बी में, सी में, है ना, ऑप्शन डी के अंदर, तो पाई में कोई विशेष बदलाव आपको नहीं करना है। मुझे dv/dt करना है, टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, पाई अचर पद है बाहर रखना, यहां पर u इंटू वी को अप्लाई करना है ना। r और h दोनों वेरिएबल हैं, r में वृद्धि कमी, h में वृद्धि कमी की दर dr/dt और dh/dt आपके पास में है, तो इसको u इंटू वी के रूप में यूज करते हुए देखिए पहला पद r² बाहर कर देता हूं, h का t के रेस्पेक्ट में dh/dt हो जाएगा, प्लस h रखता हूं r² का 2r और dr/dt। अब चलिए सर इसके अंदर मान रख देते हैं, सारे मान आपके पास में है, तो पाई को पाई छोड़ते हुए r², देखिए r कितना है सर, त्रिज्या 4 मीटर है, तो r² का मतलब हुआ 16, dh/dt ये आपके पास में है -4 के रूप में, प्लस 2, h का मतलब है 6, r का मतलब है 4, देखिए h ऊंचाई भी आपके पास में है 6, 4, और dr/dt ये है आपका प्लस का 3, और जैसे ही मैं इसको हल करता हूँ तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या है, पाई बाहर रहा माइनस का 64, 4 तिया 12, 12 छंग 72, और 72 का 2 से गुणा 144, और जैसे ही मैं इसको घटा देता हूँ 144 बड़ा है, प्लस का रिजल्ट होगा 80 पाई, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। और जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं सर, खास बात ध्यान देना, चूंकि हमारा फॉर्मूले में पाई है, और पाई में जो परिणाम आएगा ऑप्शन नंबर 2 और 4 ही हो सकता है सर, ए में और डी में तो पाई है ही नहीं, ए और सी में तो इसका मतलब तो ये तो वैसे ही देखते ही पाई नहीं है, तो ये उत्तर वैसे ही नहीं होना है, यानी टप्पे भी मार सकते थे हम कि भाई कुछ नहीं आ रहा है तो चलो 2 और 4 में से तो उत्तर दे ही दो, लेकिन वैसे भी प्रश्न हमारा आसान था, इसलिए टप्पा नहीं मारना सर, खास बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, एक विद्यालय के 50 छात्रों में से स्कूल आने के लिए 25 के पास में स्कूटर हैं और 35 के पास में साइकिल है, ऐसे छात्रों की संख्या जिनके पास स्कूटर और साइकिल दोनों हैं। मैं नहीं समझता हूं सर, इसके लिए आपको गणित पढ़ने की आवश्यकता है, आपको 12वीं गणित में भी करने की आवश्यकता है ना। किसी भी अनजान राह चलते विद्यार्थी को पूछा जाए तब भी उत्तर दे देगा कि भाई 25 जनों के पास में स्कूटर है और 35 के पास में साइकिल है, तो 25 और 35 का मतलब कितना हुआ, 60 हो गया, तो 60 लोग हो गए, जबकि विद्यालय में तो 50 ही है और साधन 60 है। ध्यान देना, विद्यार्थी 50 और साधन में 25 स्कूटर 35 साइकिल, 25 प्लस 35 60, यानी 60 आपके पास में साधन है और विद्यार्थी हमारे पास में 50 है। इसका मतलब कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में डबल है, तो पता लगा 10 है ना। जो एडिशनल कौन है सर, आपका प्रश्न का परिणाम 35 प्लस 25 25 प्लस 35 माइनस 50, और आपका रिजल्ट 10 के बराबर हो गया। तो अब इससे आसान प्रश्न हमारा हो ही नहीं सकता है सर, ठीक है। और आगे आने वाले पेपर में उम्मीद भी नहीं करें कि ऐसा इससे आसान प्रश्न होगा। सीधा डायरेक्ट अप्रोच, बीटा और गामा फलन में संबंध क्या है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो बीटा फंक्शन है mn, सामने गामा फंक्शन में जब कन्वर्ट होता है तो गामा m गामा n अपॉन में गामा m प्लस n होता है। और जब मैं देखता हूं बीटा और गामा फंक्शन के बीच का रिलेशन, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे प्रश्न का सीधा उत्तर हमको नजर आता है। इतनी डायरेक्ट अप्रोच, इतना सरल सा प्रश्न। और जैसा मैंने अभी कहा था शुरुआत के अंदर कि जो पहले 135 सवाल होते उसमें मुश्किल से 30 सवाल हमारे टिपिकल रहे थे, लेकिन अभी मैं लगता है कि जो हम लोग 10-11 सवाल डिस्कस कर चुके हैं सर, देखो इतने कम समय में, और 11 सवालों में से टिपिकल सवाल कोई भी नहीं रहा अभी तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वेक्टर हमारे पास में 3xzi प्लस 2xyj माइनस yz² के, तो डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर बी की बात कर रहा है। और जब डाइवर्जेंट की बात करते हैं यानी अभिसारिता की बात करते हैं, तो ये ऑपरेटर डेल डॉट वी के बराबर है, समझ गए। और डेल ऑपरेटर क्या है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और डॉट प्रोडक्ट मुझे करना है v के साथ में 3xzi प्लस 2xyj माइनस yz² के। और चूंकि डॉट प्रोडक्ट है सर, देखिए 3 अलग अलग चीजें हैं सर, तो डाइवर्जेंट का मतलब क्या हो गया सर,
डाइवर्जेंट का मतलब आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया। अगर ग्रेड की बात होती तो न डॉट होता न क्रॉस होता, और कर्ल की बात होती तो क्रॉस प्रोडक्ट होता। ठीक है, तो यहाँ पर जब डॉट प्रोडक्ट है तो केवल और केवल आपको इसको देखना है ना। आपको जो है इसके साथ में इसको लेना है और इसके साथ में मुझे इसको लेना है, और आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के आपका 1 के बराबर होता है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, और मुझे केवल इसको करना है। ठीक है, और जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करने वाले हैं आई के साथ, या चलो सीधा ही करके लिख देता हूं, तो इसका जब पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स का 1 होकर के क्या परिणाम रहा सर, 3z हो गया, आई डॉट आई 1 हो गया। जे के साथ में जे वाले पद पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई करने पर 2x हो गया। ठीक है, और k के साथ में k वाला पद k डॉट के 1 हो गया, और z के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका परिणाम -2yz हो गया। ये आपके प्रश्न का आंसर है। तो 3z + 2x - 2yz ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का आंसर रहा। देखिए ये प्रश्न भी हमारा कैसा रहा सर, आसान हमारा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है समीकरण किस प्रकार की है। देखिए सर, समीकरण के अंदर x का पद है तो इसका मतलब यह ट्रांसडेंटल समीकरण हमारी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है सर, जो ट्रांसडेंटल समीकरण जो हमारे पास में है ये वो समीकरण होती है जिसमें आपका जो एक्सपोनेंशियल है, a⁴x है, log x है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, है ना। ऐसी जो समीकरण होती है वो हमारे जो है ट्रांसडेंटल समीकरण की बात करती है। रेखिक समीकरण के अंदर बटे की स्थिति नहीं होती है सर। रेखिक समीकरण होगी x² = 3x + 5 इस प्रकार का रूप होगा, और जब आपके पास में ऊपर भी x का पद है नीचे भी x का पद है तो ये समीकरण हमारी कैसी होगी, अरेखिक समीकरण होगी। तो 147 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका आसान सा प्रश्न रहा। आगे बढ़ते हैं, मूल बिंदु है O, OP की लंबाई 3 है, दिशानुपात, यहां पर ध्यान देना सर, दिशानुपात का मतलब क्या है, डायरेक्शन रेशियो से है, डायरेक्शन रेशियो है, -1 2 2 है। P के निर्देशांक क्या होंगे सर, इससे आसान सवाल और नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, O, कोई भी बिंदु P लेता हूं और मान लेते हैं उसके निर्देशांक x1 y1 और z1 है, तो मुझे बताइए इसके जो DRS निकलते हैं डायरेक्शन रेशियोज, वो किसके द्वारा निकलते हैं, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 के द्वारा डायरेक्शन रेशियो निकलते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो प्रश्न है इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं यूज करता हूं तो ये आपका ओरिजिन है 0 0 0, कोई बिंदु P है और मैंने मान लिया उसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास में x y z, तो OP के DRS क्या होंगे सर, तुरंत दिमाग में आया, DRS मेरा प्रश्न कहता है -1 2 -2, ये प्रश्न ने कहा। ठीक है, और DRS निकालने का फॉर्मूला क्या है, DRS निकालने का फॉर्मूला x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 है, -1 2 -2। जब x2 - x1 की बात करेंगे तो x - 0, y - 0, z - 0, क्योंकि आप इन x y z के साथ में इन 0 0 0 की बात कर रहे हैं, और ये जो रिजल्ट रहा -1 2 -2। यहां से x y z किसके बराबर हो गया, -1 2 -2, और बिंदु के निर्देशांक x के स्थान पर क्या हो गया, -1, y के स्थान पर क्या हो गया 2, और z के स्थान पर क्या हो गया -2। यही आपके प्रश्न का आंसर है। चूंकि ओरिजिन है सर, अगर ओरिजिन नहीं होता तो x2 - x1 में x1 y1 और z1 का मान बदल सकता था, और उस बदले हुए मान के कारण हो सकता है परिणाम में कोई परिवर्तन होता, लेकिन चूंकि मूल बिंदु था तो x1 y1 और जो z1 घट रहा है वो 0 0 0 घट रहा है, इसके कारण परिणाम में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आसान सा हमारा प्रश्न था। चलिए वापस से मैं बात कर रहा हूं, जो इन्फॉर्मेशन मैंने पहले दी थी फिर से बात कर रहा हूं कि भाई इस क्लास के साथ में जो है 2018 का आपका प्रश्न पत्र पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे 2016 की परीक्षा के पेपर के अंदर, है ना। रोज का थोड़ा थोड़ा समय आपका लेते हुए, बाकी पूरे समय आप पढ़ाई करो सर, जो भी आपको पढ़ना है ना। फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, गणित का पेपर है, या और कोई विषय के बारे में आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसकी तैयारी आप करते रहें। आपका जो है आधा सा पौन घंटा जो आपका समय है, आप इसको ऐसा सोचें कि अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन हो रहा है,
नहीं आता है तो आप उसको सीख रहे हैं, और आता है उसके बाद में भी जब प्रश्न पत्र का रिजल्ट आप देख रहे हैं, उसका सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, इसका मतलब उसका स्तर आपको पता लग रहा है, ताकि परीक्षा के अंदर जब आपको पता लगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा पिछली परीक्षाओं का पेपर हमारा ऐसा था और इस बार का पेपर लगभग लगभग वैसा है, मेरिट आपकी वैसी की वैसी है। आपको लगे कि नहीं यार पिछली परीक्षा का पेपर इतना था और इस बार थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा है, इसका मतलब सबके लिए खतरनाक है, तो हो सकता है मेरिट 1% 2% नीचे की ओर चली जाएगी। ठीक है ना सर, इसको ध्यान देना। और उसके बाद में हम ग्रेजुएशन वाले कुछ पार्ट्स, कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न अब इस बार परीक्षा में नहीं होगा क्योंकि हरात्मक माध्य की बात कर रहा है और हार्मोनिक मीन हमारे प्रश्न परीक्षा का सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यही प्रश्न इन्हीं आंकड़ों के साथ में समांतर माध्य के लिए बन सकता है, यही प्रश्न गुणोत्तर माध्य के लिए बन सकता है। ध्यान दीजिए, हार्मोनिक मीन, देखिए समांतर माध्य होने की स्थिति में क्या होगा सर, है ना, अर्थमेटिक मीन होने की स्थिति में परिणाम a+b/2 आना चाहिए। ज्योमेट्रिकल मीन गुणोत्तर माध्य अगर होता है तो हमारा परिणाम क्या आना चाहिए, √ab आना चाहिए सर, इसको ध्यान देना। और अगर मैं हार्मोनिक मीन की बात करता हूं, हरात्मक माध्य की बात करें तो 2ab/a+b आपके परिणाम आना चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं करना सर, इस दिए गए पद में बारी बारी से n का मान रखता हूं, तो भी n का मान 1 रखा, -1 रखा, किससे मेरा ये परिणाम प्राप्त होता है वो मेरे प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, तो मेरा पद है a⁴n+1 + b⁴n+1 अपॉन में a⁴n+b⁴n। ऑप्शन नंबर 1 की बात करता हूं और जैसे ही मैं n का मान 1 रखता हूं, देखिए हमारा रिजल्ट क्या है, n का मान 1 रखने पर a² + b² बटे में a+b, ये हार्मोनिक मीन के कारण 2ab के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। जब मैं दूसरे ऑप्शन की बात करता हूं, n का मान -1 रखने की बात करता हूं, तो देखिए -1 रखने पर a⁴ प्लस b⁴ अपॉन में a⁻⁻1 प्लस b⁻−1, ये हो गया 1 + 1 अपॉन 1/a + 1/b। एलसीएम लेते हैं तो 2 अपॉन एज अ एलसीएम ए बी हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, b + a हो गया, है ना। पलटते हैं, रेसिप्रोकल करने पर 2ab/a+b हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो उत्तर मैच हो गया हार्मोनिक मीन के लिए। तो अपने प्रश्न का आंसर क्या हो गया सर, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, n बराबर -1। ध्यान दीजिए, अब अगर परीक्षा में प्रश्न आएगा तो अर्थमेटिक मीन के लिए बन सकता है, और अर्थमेटिक मीन के लिए जब बनेगा तो n का मान आप रखेंगे तो उससे आप देखेंगे a+b/2 बन जाए, और ये a+b/2 बनेगा जब मेरा ऑप्शन नंबर 3 n का मान 0 रखा जाएगा। और इसी क्रम के अंदर अगर मैं यहाँ पर n का मान, है ना, इसमें से कोई भी मान नहीं चलेगा, आधा या -आधा जब आप रखेंगे, अलग अलग सिचुएशन आपकी हो जाएगी, और उसके आधार पर जब √ab मान हो जाएगा तो यही पद आपका क्या बन जाएगा, ज्योमेट्रिकल मीन हो जाएगा। तो आपके दिमाग में ये स्थिति आनी चाहिए, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन के लिए, और हार्मोनिक मीन 2ab/a+b ऑप्शन नंबर 2 के द्वारा n का मान रख करके आपको सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, यदि बिंदु, ये 3 बिंदु हैं, एक सरल रेखा में है, यानी समरेख बिंदु है, तो a का मान क्या होगा। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अगर 3 बिंदु आपके समरेख हैं, ठीक है, 3 बिंदु समरेख, कोलिनियर की बात कर रहा है, तो बताइए क्या कंडीशन होती है हमारी। कंडीशन होती है x2 - x1 अपॉन x3 - x2 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन y3 - y2, ये आपका रिजल्ट होता है। ठीक है, अब इसको अप्लाई कर लेते हैं। x2 - x1 का मतलब ये है सर, देखिए x2 - x1 लिख रहा हूँ, 2 माइनस ऑफ -2, x3 - x2, x3 - x2 का मतलब ये हो गया 8 - 2, y2 - y1, तुरंत दिमाग में आया y2 और ये रहा y1, तो -2 माइनस ऑफ -5 अपॉन में y3 - y2, तो y3 - y2, तो a माइनस ऑफ -2, तो कुल मिलाकर के हो गया सर 4/6 बराबर 3, है ना, माइनस में प्लस हो गया, प्लस का 5 माइनस का 2 3, और यहाँ हो गया a+2। सॉल्व करने पर 2 से काट लेता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 2 का a से गुणा 2a, 2 का 2 से गुणा 4, 3 का 3 से गुणा 9, 4 उधर गया पक्षांतरण हुआ, और 2a का मान कितना हो गया, 5 के बराबर हो गया।
और अगर 2a का मान 5 हो गया तो इसलिए a का मान कितना हुआ सर, 5/2। ऑप्शन नंबर 2 हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो चलिए सर, कुल मिलाकर के 2018 की परीक्षा में जो 150 प्रश्न थे वो कैसे थे, हम लोगों ने आज की इस क्लास के साथ में उसको समझ लिया है। और मैं अगर उसका एनालिसिस करता हूं और आप लोगों ने जब उसको देखा है तो 150 में से 30 प्रश्न हमारे टिपिकल थे, लंबे थे, ज़्यादा सोचने वाले थे, और 120 सवाल हमारे आसान या औसत स्तर के थे। तो मेरा टारगेट जो क्या है कि भाई 120 सवाल उसमें से हम कितने मैक्सिमम कर सकते हैं, वो अपने प्रश्न हमारा पेपर का टारगेट है। हम लोग जो करें वो सही करें, गलत कम से कम करें। हाँ, दिक्कत केवल एक रहने वाली है कि भाई अपने समय की समस्या आपकी हो सकती है। अगर आपने सिलेक्शन ऐसे प्रश्न का कर दिया जिसमें ज़्यादा समय लगता है तो दूसरे प्रश्नों का जो है 1 से 2 प्रश्नों का समय हमारा खराब हो सकता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि कम से कम हम लोग इतनी स्पीड रखें कि 150 प्रश्नों को हम पढ़ तो लें कम से कम, है ना, पन्ने पलट करके लास्ट तक पहुँच जाएं। क्योंकि कई बार स्थितियाँ ऐसी होती है कि आपको पता लगता है कि भाई पेपर का समय पूरा हो गया और हम लोग अंतिम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये टारगेट आपको करना है कि किस प्रकार से आपको उस समय के अंदर मैनेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि अगर पेपर का समय 2.5 घंटे से बढ़ा के 4 घंटे कर दिया जाए तो अपनी मेरिट भी 60% से ज़्यादा निकल जाएगी। और चूंकि समय अपना 2.5 घंटा है इसलिए मेरिट अभी 45% या उससे कम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये एनालिसिस जो हम लोगों ने प्रश्न किया वो आपके लिए निश्चित रूप से फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाला है। और आगे भी उम्मीद करूंगा कि आप जो है बने रहेंगे साथ में, और अगली क्लास में 2016 का प्रश्न पत्र हम लोग इसी प्रकार से हल करते रहेंगे। ठीक सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।